अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जद्दू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक अहम एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे वो कौन सा एक अहम इदारा है जिसको बेचकर एक कंपनी की सूरत में बनाकर बेचा जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी दांव पर लगने का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो अहम डेटा है वो भी लीक होने का अहम जो है वो इस वक्त इंकिशाफ होने जा रहा है। तो ये क्या स्टोरी है, एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेकिंग आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ बात करेंगे, फाइनली बात हो रही थी कानून की तब्दीली की, कानून में रिफॉर्म्स की, इस्लाहात की बात हो रही थी, तो फाइनली तब्दीली आई है। पाकिस्तान की तारीख में बड़ी इस्लाहात हुई हैं और 750 तरामीम के साथ अंग्रेज दौर के निजाम में बड़ी तब्दीली फाइनली आ चुकी है। और उसके साथ साथ आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पुलिस और मातहत अदलिया में इस्लाहात मुतारिफ करवाई गई है। ज़ाब्ता फौजदारी, ताज़ीरात पाकिस्तान और कानून शहादत समेत कई कानून में बड़ी तब्दीलियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। शवाहिद रिकॉर्ड करने के निजाम में बहुत बड़ी तब्दीलियां सामने आई हैं और मजीद क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, आज इस हवाले से लॉन्चिंग सेरेमनी भी हुई है। आपके साथ शेयर करेंगे कि वहां क्या हुआ और क्या क्या अहम इस्लाहात लाई गई हैं, वन बाय वन आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है, जिसमें अपील के हक के बगैर ताहयात नाअहली को बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। इससे किस किस को फायदा हो सकता है, दरखास्त दायर हो चुकी है, लेकिन आगे इस हवाले से इस केस में क्या अहम प्रोसीडिंग होगी, अपील के लिए भी इसको सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, तो उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, मेरे साथ मौजूद तज्जियाकार अदील वड़ाइच और कुछ ही देर में हमें सदीक जान भी ज्वाइन करेंगे। अदील, सबसे पहले तो मैं आऊंगी, जो आज अहम डेवलपमेंट हुई है, इस्लाहात आई हैं। हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे कि जो हमारा कानून है जब तक उसमें इस्लाहात नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत पुराना अंग्रेज दौर का ये कानून है, जब तक उसमें इस्लाहात नहीं आएंगी तो जो विक्टिम है उसको इंसाफ नहीं मिल सकेगा। बहुत सारे केसेस है हमारे सामने जिसमें गवाह खुद ही एंड पे बाद में मुकर जाता है या वो ये मानने से इनकार कर देता है कि वो सिचुएशन पे था या नहीं। तो बहुत सारी अहम इस्लाहात हुई है 750 तरामीम के साथ। ये अंग्रेज दौर के निजाम में बहुत बड़ी अहम तब्दीली हमने देखी है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आज आप भी उस तकरीब में मौजूद थे, तो क्या समा देखा आपने, फर्स्ट एंड सेकंड, क्या क्या अहम तब्दीली आई हैं? आप भी उस तकरीब में मौजूद थी और आज इस प्रोग्राम में हम जो बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही अहमियत का हामिल टॉपिक है। ये वो मामला है जो एक आम पाकिस्तानी से मुतल्लिक है। ये वो मामला है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब मुकम्मल होगी ना, तो दो चीजें ऐसी होंगी जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फख्र से बता सकेगी कि ये दो काम वाकई अगर इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो इसका वो बड़ा क्रेडिट, जो सर फहरिस्त चीजें होंगी, ये दो चीजें होंगी। एक तो होगा हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड पे हमने पहले बात की मुख्तसरन, अब आगे जाके करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो अंग्रेज दौर का कानून तब्दील होने जा रहा है, ये वो रिफॉर्म्स हैं जो आम आदमी से, बल्कि आम और खास आदमी से रिलेटेड हैं, हर शहरी से रिलेटेड हैं। 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में मंजूर करवाई थी और PMLN भी उसका क्रेडिट लेती है, ज़ाहिर है उनके ताउन से ही हुई थी। तो उस पे वो बड़े नाजा होते हैं। उसका पाकिस्तान के आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उससे पाकिस्तान में मसाइल पैदा हुए हैं। ये एक ऐसा कानून है, वो तो आइन में तरमीम थी ना, ये कानून में ऐसी तरमीम होने जा रही है जिसका पहला मरहला आज मुकम्मल हो गया। पहला मरहला इस तरह मुकम्मल हुआ, काबीना ने मंजूरी दे दी और आज उसकी बाकायदा एक तकरीब थी वजीर आजम हाउस में। तो ये मामला जा रहा है आगे पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट में जाएगा। अगर सेनेट से मंजूर ना भी हो सका तो इसको मुश्तरका इजलास बुला के हर सूरत मंजूर करवाया जाएगा। ये इतना बड़ा काम है। इसमें होने क्या जा रहा है, देखें, एक तो पुलिस रिफॉर्म्स की सब बातें किया करते थे, इसने की नहीं, लेकिन जी सब बातें की है जी। पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स पहली मर्तबा कानून में तब्दीली की सूरत में अब नजर आने लगी हैं। जो कुछ होने जा रहा है कि थाना कल्चर खत्म हो जाएगा। इसके बाद सब अदलिया में रिफॉर्म्स की बात करते थे, अब अदलिया जो है असल में तो
जो मुतासरीन की बड़ी तादाद होती है वो मतहत अदलिया में होती है। जो केसेस बरसों चलते हैं वो तो मतहत अदलिया में चलते हैं। जो एक्सप्लॉयटेशन होती है लोगों की वो निचली सतह पर जब केसेस चल रही होती है। इतने सुकम थे, अंग्रेज चला गया, उसको दहाइयां गुजर गई, उसके बाद किसी ने इतना समझा ही नहीं इस मामले को अहम कि इसमें तरमीम भी की जाए। मिसाल के तौर पे पीनल कोड में 140 साल बाद तरमीम हो रही है, जो फौजदारी कानून में 120 साल बाद तरमीम हो रही है। अब इस तरमीम में क्या होगा? सबसे पले तो हम कानून शहादत की बात कर लेते हैं। जो कानून शहादत 1984 में इसमें तब्दीली हुई थी कानून शहादत में, उसके बाद इसमें अब तब्दीली हो रही है। आजकल हर केस जो है वो ऑडियो वीडियो इन्वॉल्व होती है। जी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें इन्वॉल्व होती है, हर दूसरा केस। क्योंकि ये तो अब हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मोबाइल हर बंदे के हाथ में है, सबूत ऐसे सामने आ जाते हैं कि बड़े से बड़ा बंदा भी बेनकाब हो जाता है। लेकिन उसमें होता क्या है, आपको याद होगा मारिया, एक हिट एंड रन केस हुआ था जिसमें एक बड़ी शख्सियत ने एक पुलिस कांस्टेबल को कुचल दिया था। वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ गई, वो शख्सियत पकड़ी गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो शख्सियत बरी होगी। क्यों बरी हो गई? कानून में तो ये लिखा ही नहीं था कि एक तो ऑडियो और वीडियो जो शवाहिद हैं, चूंकि उसमें जो बनाने वाला है वो कौन है, उस पर जीरा होगी, वो पेश होगा तो जीरा होगी, उसके बाद जाकर पेशी भी जरूरी थी, पेशी जरूरी थी। अब पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि ये गुंजाइश उसमें डाल दी गई है कि जो वीडियो ऑडियो की सूरत में सबूत आएगा, उसमें अगर वो वीडियो मुतनाज़ा है, यानी उसमें वो डिस्प्यूटेड है, अगर डिस्प्यूटेड नहीं है फिर तो मामला ही यानी उसको काबिल कबूल करार दे दिया। अगर वो डिस्प्यूटेड है, दूसरी पार्टी बोले नहीं जी नहीं ये मुतनाज़ा है, फिर उसका फोरेंसिक या दीगर तरीकों से उसका जेन्युइन होना, उसको अगर ये अगर ये साबित हो जाता है, उसके बाद वीडियो बनाने वाले का आना जरूरी नहीं होगा, वो वीडियो ही काफी होगी। इसके बाद आज के दौर में ईमेल, फैक्स, टेक्स्ट मैसेज, हर शख्स इससे जुड़ा हुआ है। फैक्स तो चले पुराना मीडियम हो गया, लेकिन अभी तक वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करता है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, हर बच्चा बड़ा इससे जुड़ा हुआ है। ये काबिल कबूल ही नहीं था, ये काबिल कबूल हो गया। फिर इसमें अदालत को यह इजाजत देने का इख्तियार होगा कि जदीद तरीकों से जो हासिल होने हैं वो काबिल कबूल होंगे। यानी एक नई सदी आ गई है, इस नई सदी में नई इजादात होकर उसके बाद मजीद कई इजादात हो गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कवानीन नहीं बदले और उसकी वजह से बड़े बड़े केसेस में शवाहिद जाया हो रहे थे। यह बहुत बड़ा इनकलाब है, यह हो गया कानून शहादत। अभी रिसेंट केस भी तो है ना, उस्मान मिर्जा वाला। आप देखें वो सारा केस उसमें वीडियो की बुनियाद पर है। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो आने जा रहा है। एक और क्वेश्चन भी है यहाँ पे कि ये जो हमने जो चेंजेस की हैं, अभी जो रिफॉर्म्स लाई हैं, तो पुराने केसेस पर भी इसका मतलब इंप्लीमेंटेशन हो सकेगी, या आगे जो फर्दर अब से नए केसेस आएंगे उन पे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, पुराने कानून के मुताबिक चलेंगे? जी, जो केसेस चल रहे हैं उन पर इसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। जो गुजर चुके हैं उन पर नहीं, जो कंक्लूड हो चुके हैं उन पर नहीं, लेकिन जो जब ये कानून जिस दिन से बन जाएगा उसके बाद फिर ये जो केसेस चल रहे हैं उन पर इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। अच्छा जी, इसमें फिर ये देखें कि जो मेडिकल बोर्ड है इसमें यानी अब हम नए दूसरे उसमें आ गए हैं, स्टैट्यूट की जानिब आ गए हैं। ये कानून शहादत की हमने इससे पहले बात की। अब हम आ रहे हैं कि ये जो ज़ाब्ता फौजदारी और जो फौजदारी का कानून है, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। मेडिकल बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का लफ्ज ही नहीं लिखा हुआ था, और अब आप देख लें कि ये जो नूर मुकद्दम वाला मामला है उसमें वो जो शख्स है वो किस तरह की वो हरकतें कर रहा है अपने आप को वो एबनॉर्मल जाहिर करने के लिए। तो कानून में ये चीजें ही नहीं लिखी हुई हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है उसको और साइकेट्रिस्ट को उसमें शामिल किया गया है कि मेडिकल बोर्ड्स में ये लोग भी शामिल हो सकेंगे। ठीक। SHO, अब SHO कानून के तहत सब इंस्पेक्टर के निचले रैंक, उनसे कम तर रैंक का बंदा भी लग सकता है, कानून में लिखा हुआ है। और उसकी जो काबिलियत क्या होती है
वो मैट्रिक एफए। मैट्रिक एफए। अच्छा, अब एसएचओ कम से कम सब इंस्पेक्टर होगा, और बल्कि जो थाने जहां पर जो ज्यादा होगा केस का लोड, वहां पर एएसपी लेवल का बंदा जो है वो लगाया जाएगा। और तालीम जो है वो बीए, ये बड़ा अहम है। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज है, जो थानों में हमारा जो थाना कल्चर है उसमें जो सबसे बदतरीन चीज है, जिसमें जो आम आदमी डायरेक्टली इसमें जो पिसता है, वो क्या है? हमारे थानों में स्टेशनरी, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, इसका बजट ही कोई नहीं होता। लैग करती है, नहीं होता ही नहीं है बजट। अच्छा, इसमें ये बजट कौन पूरा करता है? इसमें बजट साइल जाके पूरा करता है। स्टेशनरी, वो सादे कागज भी वो कहीं और से लाने पड़ते हैं, वो देते ही नहीं है फंड्स इनको, थानों को। वो जो गश्त करने के लिए उनके पास जो फ्यूल होता है वो बड़ी लिमिटेड अमाउंट होती है। इनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होती। आपने अक्सर ये देखा होता है, पुलिस एहलकार ने जिस बंदे को हथकड़ी लगाई होती है उसी के पीछे बैठा होता है, वो हथकड़ी लगाकर, अपनी तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होती। उसके लिए बाकायदा थानों को ये फंड्स देने जा रहे हैं, एलोकेट करेंगे, हर थाने के लिए फंड्स एलोकेट होंगे। तो ये तो तमाम खर्चे वहां बेचारा जो साइल जाता था या जो मुलजिम फंस जाता था वो ये बर्दाश्त करता था। अच्छा जी, इसमें अब ये होगा एफआईआर के हवाले एक बड़ा अहम, हाँ जी, एफआईआर के हवाले से भी एक बड़ा अहम है। एफआईआर का जो मैकेनिज्म है, उसमें एफआईआर का जो इंदराज है, एक तो गलत एफआईआर के हवाले से भी इसमें सजा रखी गई है, और एफआईआर जब दर्ज ना हो रही हो तो अदालत जाना पड़ता था। अब एसपी के पास अपील का हक जो है वो दे दिया है। फिर इसमें हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। हर कंट्रोल रूम के बाहर नोटिस बोर्ड्स आवेजा होंगे, जिसमें जो तमाम गिरफ्तार अफराद होंगे उनका और जिन्होंने गिरफ्तार किया उनकी तफसीलात होंगी कि रीजन क्या है। फिर पूरे जो गिरफ्तार जो अफराद का जो सूबे का और इजला के लेवल का डेटाबेस होगा वो बनाया जाएगा। अभी तो कोई पता ही नहीं कोई कहां चल रहा है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है बस जारी हुए जा रहे हैं। तो फिर इसमें बड़ा अहम है जी, एक और बड़ा दिलचस्प है, मुलजिम अगर इश्तिहारी हो जाए, मफरूर हो जाए, इश्तिहारी हो जाए, तो उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकेगा, उसका पासपोर्ट ब्लॉक हो सकेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका भी ब्लॉक हो जाना चाहिए। आपका इशारा, इम्प्लीमेंटेशन, आपका इशारा किस जानते जो बाहर बैठे हैं, आप मेरा ख्याल है मियां लंदन में बैठे हैं, आप मियां नवाज शरीफ की जानिब इशारा शायद कर रही हैं। बिल्कुल, ये जो इश्तिहारी हो जाएगा उसका ना सिर्फ सीएनआईसी, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट्स तमाम ब्लॉक हो जाएंगे जब तक कि वो अदालत के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल का ऐसा सिस्टम बन गया, सीएनआईसी ब्लॉक है तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन तो कर ही नहीं सकते। फिर गिरफ्तारी का एक मैकेनिज्म बना दिया गया। उस मैकेनिज्म के तहत जिसको गिरफ्तार करना है उस पुलिस अफसर को उसको ग्राउंड्स बताने होंगे, फिर उसका मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार करना होगा, उसके खानदान को उसके वेयर अबाउट्स बताने होंगे, उस बंदे को अपनी मर्जी का वकील करने की इजाजत होगी, उसका मेडिकल कराना लाजमी होगा जिसको गिरफ्तार करना है। ये बहुत बड़ा एक काम जो है इसमें कर दिया गया है। ठीक। अच्छा, इसमें जी अब आ जाते हैं ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग जो गवाहान के हवाले से है, कि जो गवाहान की 161 के जो बयानात होंगे ना, उनकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। और अगर पहले ऐसा होता रहा है कि बहुत सारे ऑडियोज वीडियोस की सूरत में जो भी रिकॉर्ड्स होते थे वो हमने बहुत लेवल पे देखा कि वो चेंज कर दिए जाते थे। बहुत सारे केसेस में ऐसी बातें सामने आई हैं। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है इसमें भी, बल्कि इस कानून में एक ऐसी जबरदस्त प्रोविजन डाली गई है। होता क्या था कि जब एक तो रिकॉर्ड होता है ना बयान थाने की सतह पर, एक बयान अदालत में भी रिकॉर्ड होता है। अच्छा, जब अदालत में ये बयान रिकॉर्ड होता है ना, उसमें होता यह है कि एक बेचारा कोई पढ़ा लिखा शख्स ना हो या एक आम शहरी जाकर वो उर्दू में या पंजाबी में या अपनी इलाकाई जुबान में देता है बयान। उस बयान को जज साहब क्या करते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके अपने स्टेनो को वो डिक्टेट करवा देते हैं। उसमें होता यह था, एक तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था और एक उसमें गलतियां बहुत हो जाती थी। उसका स्पिरिट जो होता था वो कहीं और खो जाता था। समटाइम्स आप उर्दू में बात करें तो इंग्लिश में उसका मतलब टोटल चेंज हो जाता है। इसमें जो बहुत जबरदस्त काम किया गया है उसमें यह कहा गया है कि जो मुकम्मल गवाही है इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इससे कबल
वही होता था जो जज ने अंडरस्टैंड किया है। अच्छा, एक तो जज अंडरस्टैंड कर रहा है और उसको ट्रांसलेट कर रहा है, वो बात कहां से कहां चली जाती है। इसमें उन्होंने कहा है कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और इसमें उसी जुबान में उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा, उसके बाद उसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन की जाएगी, फिर उस ट्रांसक्रिप्ट को 24 घंटों में तैयार करना होगा और उसकी नकूल गवाहान को भी देनी पड़ेगी और उन पर काउंटर साइन करेंगे जज साहब भी। ये बहुत बड़ा काम है और उसमें जो गवाह बयान देने वाला बंदा होगा वो देखेगा कि जी ये तो उस तरह से नहीं उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया गया, फिर वो ऑडियो और वीडियो निकाल के उसे वेरीफाई किया जा सकेगा। ये बहुत बड़ा काम है जी। फिर जी इसमें तफ्तीश 45 रोज में मुकम्मल करना होगी और चालान पेश करना होगा 45 रोज के अंदर अंदर। इसमें एक तो प्रोसिक्यूशन की हद तक इन्होंने बता दिया ना कि या इन्वेस्टिगेशन की हद तक इन्होंने बता दिया कि चालान 45 दिन में। अदालतों को भी कहा गया है माताहत अदलिया पहली मर्तबा जवाबदेह होने जा रही है 9 महीने में। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ जी? 9 महीने में ट्रायल करना है अदालत ने। अगर नहीं करेंगी मुतल्लिका हाई कोर्ट को जाकर इस पे वजाहत देनी होगी, जस्टिफिकेशन देनी होगी। सिर्फ यही नहीं, ये जो तमाम जज साहिबान होंगे अगर फेल हो गए इस पहली बात तो यह है कि हाईकोर्ट को मुतमिन करना होगा। अगर हाईकोर्ट मुतमिन हो जाती है जी चलें जी ये डिले हो रहा है किसी वजह से, फिर हाईकोर्ट भी एक उनको डेडलाइन नहीं देगी, उस पर फिर उनको पूरा उतरना पड़ेगा। एक चेक है, ठीक। ये जो बरसों केसेस चलते रहते थे ये मामला खत्म होने जा रहा है। फिर जी इसमें फिर ये भी होगा कि जो तमाम ये जो अदलिया है, ये मताहत अदलिया फौजदारी कवानीन से मुतल्लिक, ये अपनी माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट मुतलका हाई कोर्ट्स और मुतलका सेक्रेटरीज जो हैं लॉ के उनको भिजवाएगी। बहुत बड़ा चेक ये अदलिया पर यानी कि अदलिया पर भी चेक आ चुका है। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पहले चूंकि कानून में हम देखते थे कि अमीर या इलीट कैप्चर जो होती थी वो उसको अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करती थी, आम आदमी के लिए उस तरह से इसमें इंसाफ नहीं होता था। अब ये कानून जो है ये आम आदमी के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, ये देखें कि ये कितनी अफसोसनाक बात है। इसको इंप्लीमेंट किसने करना है? इसको अदलिया ने और बार्स ने इंप्लीमेंट करना है। आपने आज सुना, खुद जाकर सुना कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कह रहे थे उस तकरीब में, वो अदलिया से रिक्वेस्ट कर रहे थे और बार से रिक्वेस्ट कर रहे थे। अब एक जानिब अफसोस इस बात पे होता है कि हमारी बार्स को इस बात का दुख है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो अहलियत है ना, वो किसी तरीके से उसको वो मामला ज्यादा अहम है। ये मामला जो अवामी मामला है, जो सबसे अहम मामला है, जो उन बार से रिलेटेड मामला है, उस पे वो कह रहे हैं जी हमसे कंसल्ट नहीं किया, हम रिजेक्ट करते हैं। इस पे वजारत कानून ने आपसे कुछ देर पहले एलामिया भी जारी किया कि सबसे कंसल्ट किया गया। बल्कि हमने जब ये खबर सितंबर में ब्रेक की थी कि ये रिफॉर्म्स होने जा रही हैं, तो उस वक्त भी हमने बताया था कि स्टेक होल्डर्स को इसमें कंसल्ट किया जा रहा है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लास्ट मिनट है, फिर हमने ब्रेक की तरफ भी जाना कि फौजदारी जो ट्रायल है इसमें 3 दिन से ज्यादा इल्तवा नहीं दिया जाएगा। तवील इल्तवा के लिए वजूहात लिखनी पड़ेंगी अदालतों को, और ट्रायल क्यों हो रहा है? हाँ, और ट्रायल कोर्ट केस मैनेजमेंट बनाएगी बाकायदा। ऐसे नहीं है केस चल रहा है जब मर्जी की तारीख दे दी, ऐसे नहीं है। फिर इसमें जो जमानत और बरियत की दरखास्तें चल रही होती है ना, अक्सर लोग शादी निपटाने के लिए भी 3 दिन से ज्यादा का इल्तवा देना है तो रीजन, बड़ी ठोस रीजन देनी पड़ेगी। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रायल इस बुनियाद पर रुक जाता था जी हमारा तो जमानत का केस चल रहा है, हमारी तो बरियत की दरख्वास्त चल रही है, तो यह कहा गया इनको अलग अलग डील किया जाए। इस बुनियाद पर ट्रायल को इल्तवा का शिकार नहीं किया जाएगा कि जी जमानत का चल रहा है, वो अलग तारीखों पे चले, ये अलग तारीखों पर चले। ठीक, तो ये वो मामला है। और फिर इसमें जी एक और बड़ी अहम बात यह है कि जो मफरूर के लिए 7 साल कैद और गैर कानूनी कैद में रखने पर पुलिस एहलकार के लिए भी, यानी इसमें पुलिस पर जो चेक है कि 7 साल कैद होगी अगर पुलिस गैर कानूनी तौर पर किसी को कैद में रखती है। फिर एक और है, गवाहान जो हैं वो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे। पहले क्योंकि आना जरूरी था, अब वो ठीक है। वीडियो लिंक से उसका एक तरीकाकार इसमें वजह कर दिया गया है कि वो क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से वो पाकिस्तानी मिशन में या वहां पे अगर हमारा कोई रेसिप्रोकल बुनियादों पर कोई ऐसा मामला चल रहा है तो वहां के किसी इदारे के साथ, तो वो उसका मैकेनिज्म तय कर दिया गया है। और प्रोसिक्यूशन का
महकमा पहली मरतबा इतना स्ट्रेंथन किया गया है कि जो तफ्तीशी है उसको अपनी रिपोर्ट प्रोसिक्यूटर को भी भिजवानी होगी, जो उसका जायजा लेगा, वो बताएगा इसमें कन्विक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, फिर मामला डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के पास जाएगा, वो अपनी सिफारिशात देगा। तो ये मैं समझता हूं कि वाकई वो जो कहा जाता है ना निजाम तब्दील, जो लोग मांगते हैं ना निजाम में तब्दीली, ये है वो निजाम में तब्दीली। निजाम में तब्दीली ऐसे तो नहीं कानून होनी। की तब्दीली की बात की जाती थी, रिफॉर्म्स की बात की जाती थी, बार बार कहा जाता था कि कानून एक जैसा नहीं है। सो ये इसके आने के बाद बहुत सारी तब्दीलियां हम अपने टीम में देख सकेंगे। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको अहम और एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। वो कौन सा एक अहम फाइनेंशियल इदारा है जो गैर मुल्की हाथों में देने की तैयारी हो रही है। ब्रेक के बाद एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अहम फाइनेंशियल इदारा गैर मुल्की हाथों में देने की इस वक्त तैयारी हो रही है और बहुत इस वक्त क्वेश्चन मार्क रेज हो रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी और अमूर खारजा का इजलास हुआ, जिसमें मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि आलमी इदारे से कर्ज लेते हैं तो कौमी खुद मुख्तारी पर समझौता करना पड़ता है। अदील, क्या इस किस्म के समझौतों की हम तवक्को करें? क्योंकि पहले स्टेट बैंक की बहुत ज्यादा बात होती है कि स्टेट बैंक की भी खुद मुख्तारी दाव पे लग रही है, फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी एस्पेक्ट से हुकूमत ने एतमाद में लिया, तो ये तो एक और अहम फाइनेंशियल इदारा। पहले तो ये बताएं वो है कौन सा, ब्रेकिंग क्या है आपके पास, एंड सेकेंडली उसमें क्या क्या खदशात हैं, क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है हमें? देखें, ये जो IMF का कर्ज है ना, ये हमें बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन जाहिर है जिस तरह कहा जाता है कि माजी की हुकूमतें इस नहज पे हालात ले गई कि हमें इस प्रोग्राम में जाना पड़ा। अब उस प्रोग्राम के नतीजे में ये नाकों चने चबवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक मरहला एक ऐसा आन पहुंचा है कि अब से चंद दिन पहले एक समरी तैयार करवाई गई है। यह समरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तैयार करवाकर मूव की है और इसमें होने यह जा रहा है, एक इदारा है पाकिस्तान क्रेडिट गारंटी कंपनी, जो कि पाकिस्तान का इदारा है, रियासत पाकिस्तान का इदारा है। अच्छा, ये जो इदारा है, ये जो छोटे सरमायाकार होते हैं उनको कर्ज देता है। इस इदारे में एक बरतानवी इदारा है, मैं उसका नाम अभी नहीं लेता, एक बरतानवी इदारा इसको फंड कर रहा है। अच्छा, ठीक है, वो फंड इसलिए करता है ताकि इंकरेज किया जा सके जो छोटे सरमायाकार होते हैं, कारोबारी लोग जो होते हैं, उनको ताकि फंड करके वो उनको इंकरेज किया जाए बिजनेस के लिए। हुकूमत पाकिस्तान भी इसको फंड करती है, इस इदारे को, तो लेकिन ये मलकियत मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की है और ये इदारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस इदारे ने जो 2 अरब रुपए की जो एक्चुअल ग्रांट थी वो ना सिर्फ वापस की बल्कि मार्कअप की मद में 2.1 अरब रुपए कमाए भी, यानी ये इसका मतलब है ये अच्छा डिलीवर कर रहा है। लेकिन इस इदारे को अब बेचने की तैयारियां कर ली गई हैं। गुज़िश्ता साल भी दिसंबर 2020 में एक तैयारी की गई थी और उसमें एजेंडे में अचानक फाइनेंस डिवीजन ने अचानक एक समरी जो है वो ECC को मूव करके उसमें यह कहा था कि इसके 51% शेयर जो हैं वो करंदाज को दे दिए जाएं। अब करंदाज क्या है? करंदाज एक ऐसी कंपनी है पाकिस्तान में जिसकी जो मलकियत है वो उसी बरतानवी इदारे की है जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, और एक अमरीकी इदारा है उसको इसकी फंडिंग होती है। अच्छा, अब करंदाज, अब जब ये दिसंबर 2020 में कोशिश की गई, उस पर मुतलका हुकाम ने एक दफा ये शोर मचा दिया, ये आप क्या कर रहे हैं? आप एक इदारे को, एक ऐसे इदारे को बेचने जा रहे हैं पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान के इदारे को, जिसमें ये 2 गैर मुल्की कंपनियां इसको ऑन कर रही हैं या फंड कर रही हैं। अब एक नया प्लान तैयार हुआ है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह प्लान तैयार किया है और समरी मूव कर दी है। उसमें उन्होंने कहा एक नई कंपनी बना देते हैं। उस कंपनी में उन्होंने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान का शेयर जो है वो 49% होगा और कारंदाज का शेयर जो है वो 51% होगा, यानी तमाम इंतजामी इख्तियारात, तमाम चीजें चली जाएंगी उस कंपनी को और हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ 49% की शेयर यानी कि हमारे इस इदारे में जो भी हैपनिंग हो रही होगी, जो भी डेटा शेयर हो रहा होगा या जो भी हैपनिंग हो रही होगी, उसको वो मॉनिटर कर सकेंगे। मुल्क की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा होगा
कि आपका ऑफिशियल डाटा जो है वो जो गैर मुल्की यानी बरतानवी कंपनी जो इसको ऑन करती है करंदाज को, और करंदाज के या 51% शेयर होंगे और उसको ये इदारा ये क्रेडिट पाकिस्तान क्रेडिट गारंटी कंपनी इसको बेच दी जाएगी, तो आपके तमाम जो कर्ज लेने वाले लोग होंगे, पाकिस्तानी शहरी होंगे, यहां पर जो कारोबार हो रहे होंगे उस इदारे के से कर्ज लेकर, उनका डेटा उस बरतानवी इदारे के पास चला जाएगा। बहुत यानी कि हमारे अहम फाइनेंशियल इदारे का जितना भी रिकॉर्ड है वो कोई और भी देख सकेगा। तो ये मतलब मुझे समझ नहीं कर कौन रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन है? इसके पीछे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। जो कहा जाता है ना कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब है जो क्वेश्चन रेज हो रहा था कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी दाव पे नहीं कि वो ये उसका स्टेट बैंक देखें इस तरह के काम कर रहा है, शकूक शुबात तो फिर होंगे कि ये स्टेट बैंक जो है ये किसके मफाद में काम कर रहा है, जो अगर स्टेट बैंक अगर इस तरह का काम कर रहा है। अब इसमें यह हुआ, सिर्फ बात यहां तक नहीं रुकती कि डेटा चला जाएगा। डेटा तो बहुत, यानी जो मैं बात बताने जा रहा हूं उससे एक कम एक चीज है। इसमें होगा ये कि कल को अमेरिका या कोई दूसरा मुल्क जो ग्रांट देता है पाकिस्तान को, वो बोलेगा कि जो हमारी जो ग्रांट है उसको भी इक्विटी में तब्दील किया जाए। इस तरह तो ये एक रीत पड़ जाएगी। इस तरह तो जो इस मुल्क में मिसाल के तौर पे आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत से गैर मुल्की इदारे माजी में देते आए हैं, शायद अभी भी मुख्तलिफ ट्रेनिंग की मद में ये चीजें चल रही हों। और अभी ये सदीक साहब अक्सर जो बात करते हैं कि जी ये इनको जो टूर्स हैं इनकी जो फंडिंग है वो बैरून मुल्क के वो एनजीओ कर रही होती हैं, उसमें फिर एक नजीर कायम होने जा रही है। ये नजीर जब कायम हो जाएगी तो यूके को या यूके के उस इदारे को आपके बल्कि बरतानिया को आपके फाइनेंशियल सिस्टम में ऑफिशियली घुसने की एक आप दरवाजा खोल देंगे। और हम एक तरफ बात करते हैं कि नेशनल हमारी इकोनॉमी का जो मसला है वो नेशनल सिक्योरिटी को हम उससे जोड़ रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ रहे हैं, क्योंकि पैराडाइम चेंज हो चुका है, इंफॉर्मेशन वॉर की बात होती है, तो हम अपना सारा डेटा खुद ही कह रहे हैं, ये लिए आप ले लें एंड चेक, यू कैन हैव अ चेक। डेटा लीकेज होगी इससे ये होगा कि अमेरिका या दूसरे वो इदारे जो कि ग्रांट्स देते हैं आपको मुख्तलिफ मद में, मुख्तलिफ कैपेसिटी बिल्डिंग की मद में, मुख्तलिफ इदारों को, वो कहेंगे जी फिर एक नजीर बन गई है, इसको हमारी ग्रांट को भी इक्विटी में तब्दील किया जाए। और इस तरह से ये ग्रांट्स देके पाकिस्तान में ये गैर मुल्की इदारे एसेट्स को कंट्रोल करने लग जाएंगे। और इसमें ये फाइनेंशियल इदारों में ये घुसने की जो कोशिश हो रही है, ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मैं समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से पॉलिसी बनानी चाहिए। गैर मुल्की जो एनजीओ नोटिस लेना चाहिए, जो ये होने जा रहा है, जो इस मामले पे तो नोटिस फौरी लेना चाहिए, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को ये जो समरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, ये इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन की जानिब से ये मूव करवाई गई है, ये इस समरी पे वजीर आजम साहब को नोटिस लेना चाहिए। होता क्या है कि मार्च 2021 में क्या हुआ, हफीज शेख साहब ने सबकी आंखों में धूल झोंक के स्टेट बैंक का एक ऐसा खौफनाक किस्म का बिल मंजूर उन्होंने करवा लिया जो कि काबीना ने मंजूर कर दिया। और उसके बाद पता चला कि इन्होंने कितना भयानक काम करवाया है कि ये तो खुदा ना खास्ता खुद मुख्तारी पर सवाल उठना शुरू हो जाना था। उसके बाद फिर हमने खबर ब्रेक की कि वो बिल वापस लेने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया, उस बिल को वापस लिया गया। अब नया जो बिल आया है, अगरचे इस बिल में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अपोजिशन तनकीद करती है कि जी ये खुद मुख्तारी का मामला है, लेकिन बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत कम थे, उसमें वो आईएमएफ की बात माननी थी। लेकिन अब एक चलते इदारे को जो कि प्रॉफिट में है, उसको बगैर किसी वजह के, किसी की खुशनुदी के लिए, बगैर किसी वजह के इसको फरोख्त इस अंदाज में किया जा रहा है कि हमारा डेटा जो है वो चला जाएगा बरतानिया के हाथों में। डेटा लीकेज की जो खबर अभी अदील ने ब्रेक की है, इसके हवाले से हुकूमत को ना सिर्फ नोटिस लेना चाहिए बल्कि ऐसे हाथ जो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उनको भी रोकना चाहिए। ब्रेक का टाइम है नाजरीन, और हमें इसमें सदीक जान ज्वाइन कर चुके हैं। सो अगली स्टोरी उनके साथ भी हम करेंगे जो ताहयात नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर हो चुकी है। इस हवाले से क्या स्टोरी है इनके पास, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन फाइनली सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है और ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भवन साहब ने ताहयात ये जो नाअहली की दरखास्त है दायर की है। सिद्दीक, क्या समझते हैं आप? एक तरफ जहां पर सुप्रीम कोर्ट बार्स की तरफ से रिजेक्शन आती है अगर लॉ में तरामीम की जाए, और एक तरफ किसी ऐसे शख्स को ताहयात नाअहली से बचाया जाता है, उस लिहाज से दरखास्त दायर की जाती हैं, तो ये क्या चल क्या रहा है? और दूसरा ये कि कितने चांसेस हैं, दरखास्त दायर हो चुकी है तब क्या कोई चांसेस हैं कि ये नाअहली खत्म हो? देखिए, एक तो ये जो दरखास्त एहसन भवन साहब ने दायर की है, इसमें उनका तो कहना यह है कि इससे बहुत से उन लोगों को भी फायदा होगा जो लोकल बॉडीज में जाना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या वो कहते हैं कि इसका सिर्फ नवाज शरीफ को फायदा नहीं है, बहुत से लोगों को फायदा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो मीडिया पे एक हाइप है ना कि नवाज शरीफ साहब को इसका बहुत फायदा होगा, तो नवाज शरीफ साहब को इसका कोई फायदा नहीं होने जा रहा। ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकल बताने जा रहा हूं कि ताहयात नाअहली साहब ये समझ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा, मैं वजह बता देता हूं आपको। अच्छा। एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब को इसका कोई फायदा नहीं होने जा रहा। मैं ये भी आपको बता देता हूं कि इसका फायदा किसको होगा। नवाज शरीफ साहब को फायदा क्यों नहीं होगा? अच्छा, पहले तो ये है कि आया ये दरखास्त एंटरटेन होगी या नहीं होगी। देखें, सुप्रीम कोर्ट का ये तो सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स ये कहते हैं, कानून और आइन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला उनको किसी भी मौके पे रियलाइज होता है, एहसास होता है कि वो गलत था, तो वो खुद रिव्यू कर सकते हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है। लेकिन ये वो फैसला जो फाइनलिटी अटेन कर गया है, उस पे अब एक थर्ड पार्टी आके कह रही है, जो उससे मुतासरा है वो नहीं जा रहे, एक थर्ड पार्टी आके कह रही है कि वो जो मामला था उसको आप रिव्यू करें। तो पहले हमारे सामने ऐसी किसी लीगल माइंड से पूछ लेंगे, कोई इस तरह की मिसालें हमारे साथ मौजूद नहीं कि थर्ड पार्टी आगे इस तरह से आकर और प्रॉक्सी के तौर पर आगे केस लड़े। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? इसमें पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट यह देखेगी कि आया इसका अगर ये एंटरटेन होती है, तो फिर आप ये ध्यान में रखें कि एक बहुत बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यूरेटिव रिव्यू का भी पड़ा हुआ है, ठीक है? तो फिर वो भी टेकअप करना पड़ेगा। फाइनलिटी अटेन यहां पे कर चुकी है, जजमेंट वहां पे तो फाइनलिटी अटेन उस तरह से, क्योंकि रिव्यू जैसे एक्सेप्ट हुआ तो उसके बाद वो सारा मामला है, तो फिर वो भी टेकअप होगा, जो एक बहुत बड़े केस के हवाले से क्यूरेटिव रिव्यू की हुकूमत की दरखास्त मौजूद है। अच्छा, अब आ जाए कि नवाज शरीफ साहब को इसका फायदा क्यों नहीं होगा। चले पहले ये बता दो फायदा होगा किसको। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा जहांगीर खान तरीन को। उसकी वजह यह है कि तरीन साहब सिर्फ एक केस में उनकी नाअहली हुई, 62(1)(f) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाअहली ताहयात है। अब अगर ये ताहयात नाअहली खत्म होती है तो जहांगीर तरीन 2023 का इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब 2023 का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? नवाज शरीफ साहब के ऊपर 8 केसेस हैं। ये हम नेक्स्ट वीक में किसी वक्त एक एक केस की भी तफसील सामने रख देंगे, कौन सा केस किस स्टेज पर है। लेकिन नवाज शरीफ साहब पर 8 केसेस हैं। ताहयात नाअहली खत्म भी हो जाती है तो असल में तो उनके ऊपर जो कन्विक्शन है उनकी वो अल अजीजिया और हेवनफील्ड में। लेकिन वो इलेक्शन तो लड़ सकेंगे ना, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ सकेंगे, उनकी ताहयात नाअहली तो खत्म हो जाएगी। ताहयात नाअहली खत्म हो जाएगी, लेकिन उनको तो जेल जाना है, उनको तो वापस आते गिरफ्तार होना है, वो तो कन्विक्टेड हैं। उनकी तो अभी जो अपीलें हैं जो दाखिले दफ्तर की गई हैं, अब वो जब पाकिस्तान वापस आएंगे, एक तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार होकर वो जेल चले जाएंगे। अब इसका प्रोसेस क्या होगा? पहले नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह मुतमईन करना होगा कि जनाब मैं क्यों एब्सकॉन्डर हुआ, क्यों मैं इश्तिहारी और मफरूर हुआ। ये वो मुतमईन करेंगे तो फिर उनकी अपीलें सुनने का फैसला होगा। अगर वो अदालत को मुतमईन कर लेते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल है, उसकी वजह यह है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो उनको डिक्लेयर किया था एब्सकॉन्डर, जो उनको डिक्लेयर किया था, और उनको वो जो इश्तिहारी और मफरूर डिक्लेयर हुए थे, वो बड़ा ड्यू प्रोसेस के बाद हुए थे। अब जब वो आके अदालत को अगर मुतमईन करते हैं कि उनका वाकई सेहत बहुत खराब थी, जो कि नहीं थी, अगर वो इस हर्डल को क्रॉस कर लेते हैं, इस बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं, फिर उनकी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी मेरिट्स के ऊपर। तो दिल्ली दूरस्त बड़ा लंबा सफर है उनका कि अल अजीज़ी और फ्लैगशिप में। लेकिन उनके नाम से कुछ ताहयात नाअहल वाला एक जो लफ्ज जुड़ा है वो तो हट जाएगा ना फिर। मारिए, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कहते हैं कि एक बंदा जो है वो उसको गोली लगी आंख के करीब और वो उसकी डेथ हो गई, तो देखने वालों ने कहा कि शुक्र है आंख बच गई है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि शुक्र है आंख बच गई है, और भाई वो तो जिंदा ही नहीं रहा। मसला यह है कि ताहयात नाअहली खत्म हो भी जाए तो अभी तो मियां साहब कन्विक्टेड हैं, वो आके जेल जाएंगे, उनको अपनी कन्विक्शन खत्म करानी है। कन्विक्शन खत्म कराना आसान काम नहीं है। इतने मियां साहब किस्मत के धनी आ गए कि अल अजीजिया में भी बरी हो जाएंगे, एवनफील्ड में भी बरी हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी दोनों बरियत बरकरार रखेगी, फ्लैगशिप में उनकी बरियत के खिलाफ जो नायब की अपील है वो भी मुस्तरद हो जाएगी। फिर उनके ऊपर और कौन कौन से केसेस हैं? तोशाखाना रेफरेंस जिसमें उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब ने और गिलानी साहब ने इनको गाड़ी दी थी, उसमें मियां साहब हैं। फिर मियां साहब एक और मीडिया ऑनर के साथ शरीक मुलजिम है जो उनको नवाजा गया था। फिर मियां साहब चौधरी शुगर मिल्स केस में है। फिर मियां साहब पाकपतन राजी केस में है। मियां नवाज शरीफ के ऊपर 8 केसेस हैं। ये कैसे हो सकता है कि 8 केसेस में दोज केसेस
एक ताहयात नाअहली वाला फैक्टर तो खत्म हो जाएगा ना, अगर उस लिहाज से फायदा होगा। नहीं मारिया, नहीं होगा फायदा। ताहयात नाअहली खत्म हो भी जाए तो अभी तो उनको केस तो ये उसी एस्पेक्ट से है ना। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल अलग मामला है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो बेटे से जो तनख्वाह ले रहे थे वो छुपाने पे उनको ताहयात नाअहल की अंदर 62(1) के तहत उन्होंने झूठ बोला था, बददियानत डिक्लेयर किया था, वो तो उनकी नाअहली हो गई ताहयात। उसके बाद उनके चले ट्रायल में क्या हुआ, एक में 7 साल कैद हुई, एक में 10 साल कैद हुई। अब उनको 7 साल और 10 साल कैद कंप्लीट करने के बाद भी 5-5 साल, वो 5 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और बाकी जिन केसेस में वो मुल्जिम है, 2 केसेस में वो मुजरिम है, बाकी में वो मुल्जिम है। तो मियां साहब को बड़ा लंबा सफर है। और देखें, अगर उनको ये लगता कि ताहयात नाअहली खत्म होने से उनको फायदा होगा तो आ जाते पाकिस्तान। वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको फायदा तो इटसेल्फ उस तरह से, क्योंकि बाकी और भी केसेस चल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार की अगर मैं बात करूं तो जहां पर कानूनी इस्लाहात होती हैं वहां पर वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं। और ऐसे केसेस, अगर इस तरह के केसेस हों, उसमें वो एकदम से फ्रंट फुट पे आके दरखास्त भी दायर कर देते हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है, आपका इस पे क्या कॉमेंट है? देखिए, मसला यह है कि हमारे मुल्क में ना तमाम जो इस तरह की एक चीज आपको बता दूं कि उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा ऐसी तरामीम से निजाम मजीद बोसीदा हो जाएगा। ये जो रिफॉर्म्स आई हैं, उन्होंने कहा कि इससे निजाम मजीद बोसीदा हो जाएगा। अब ये आपको याद होगा आसिफ सैयद खोसा साहब के क्रेडिट के ऊपर 2-3 चीजें जो बड़ी हैं, उनमें से एक जो उन्होंने वीडियो लिंक शुरू किया था और एक जो उन्होंने मॉडल कोर्ट्स बनाई थी। मॉडल कोर्ट्स की भी वुकला ने मुखालफत की थी। क्यों? मॉडल कोर्ट में कोई तारीख नहीं मिलती। सर, एक चीज आप अदालतों से खत्म कर दें, अगर उमर दा बंदियाल साहब एक चीज खत्म कर देना आके, और वो एडजर्नमेंट। सर, मैंने अदील वड़ाई साहब एक हफ्ते मैंने काउंट किया था, अपने जो 2 रिपोर्टर कोर्ट रूम से मौजूद है, यानी मैं तो एक ही कोर्ट रूम में हो सकता हूं ना, सारे में तो नहीं हो सकता। मैंने एक हफ्ते काम किया था, एक हफ्ते में 70 केसेस एडजर्न हुए थे। कहीं पे वकील आया नहीं है, कहीं वकील ने एडजर्नमेंट मांग ली, कहीं उसकी तैयारी नहीं है, कहीं वो बीमार है, कहीं और मसला है। एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में 5 दिनों में 70 केसेस एडजर्न हुए थे वकीलों की वजह से। और यही वकील खड़े होकर जजेस को गालियां देते हैं कि इनकी वजह से जी अदलिया के ऊपर बड़ा बोझ बढ़ गया ज़ेर इल्तवा केसेस का। तो सर, ये जो हमारी वुकला तंजीमें हैं, बदकिस्मती से हमारी साफ्ती तंजीमें हैं, हमारी और इस तरह की जो पावरफुल जो बॉडी है, वो रेंट पे मुयस्सर होती हैं। आप उनको पैसा लगाएं, वो आपको डिलीवर करती हैं। अब ये इस तरह के जो माफियाज हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गए। ये मैं सिर्फ वुकला की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल आप देखें तो ये बदकिस्मती हमारी, क्योंकि और इन वुकला तंजीमों में, साथी तंजीमों में जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग होते हैं, जिन पे इन्वेस्टमेंट होती है, वो पावरफुल होते हैं, उनके हाथ में सारा कुछ होता है। और फिर यही होता है, मुझे बताएं, सानिया बल्दिया, सानिया मॉडल टाउन और इतने बड़े बड़े केसेस, शाहरुख जुतई, ये नाजिम जोक्यो, इनके ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट बाहर गई है? सुप्रीम कोर्ट में के फैसले नहीं हो रहे। बिल्कुल, तो ये दोहरा मयार हम देख रहे हैं। तो अदील, लास्ट मिनट में चाहूंगी इस पे, टाइम खत्म हो चुका है। नाज़रीन, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।